क्या ये बात विश्वास करने लायक है कि अगर एक एक आंखों पर पट्टी बंधा हुआ बंदर अखबार के वित्तीय पन्नों पर डांट फेंके। हाँ, सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है। बिल्कुल। और वो बंदर डांट फेंककर कुछ शेयर चुने तो वो वॉल स्ट्रीट के सबसे महंगे और ज्ञानी फंड मैनेजर्स को मात दे सकता है। कोई भी सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आखिरकार वो विशेषज्ञ लाखों डॉलर की फीस लेते हैं। वही तो। लेकिन जब हम ऐतिहासिक डेटा और बाजार के विज्ञान को देखते हैं तो वो कुछ और ही कहानी बयां करते और हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी सच्चाई को सामने लाना है। सही कहा। इस गहरे विश्लेषण के लिए हमने बर्टन जे मालकील की जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, उसके अंशों, ऐतिहासिक डेटा और इससे जुड़े शोध का अध्ययन किया है। और इस पूरी चर्चा का मिशन बहुत ही स्पष्ट है। बिना किसी जटिल तकनीकी भाषा के निवेश की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और कई बार चौंकाने वाले सिद्धांतों को डिकोड करना। हाँ, क्योंकि ये चर्चा उन लोगों के लिए एक शॉर्टकट की तरह है जो जानकारी के भारी बोझ तले दबे बिना बाजार की असलियत समझना चाहते हैं। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये शुरुआत बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, निवेश का मतलब किसी ऐसी जादुई छड़ी को खोजना नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे। बिल्कुल नहीं। जब हम बाजार के इतिहास को एक शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सफलता किसी सीक्रेट फॉर्मूले से नहीं मिलती। तो फिर किस चीज से मिलती है? ये लंबी अवधि के रुझानों को समझने और सबसे अहम बात, मानव मनोविज्ञान की जो खामियां हैं उनसे बचने से मिलती है। और शायद यही कारण है कि निवेश की शुरुआत में लोग सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। किताब में संपत्तियों का सही मूल्य आंकने के दो मुख्य सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। हाँ, वो दो बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत हैं। एक है ठोस आधार सिद्धांत यानी फर्म फाउंडेशन थ्योरी, और दूसरा है हवा में महल सिद्धांत यानी कैसल इन द एयर थ्योरी। अगर मैं सही समझ रही हूं तो पहला सिद्धांत पूरी तरह से गणित और लॉजिक पर टिका है ना? एकदम सही। ठोस आधार सिद्धांत का सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी संपत्ति का, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर का, एक आंतरिक मूल्य होता है जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अच्छा, तो ये मूल्य कैसे तय होता है? ये इस बात से तय होता है कि वो कंपनी आज कितना पैसा कमा रही है, भविष्य में उसकी वृद्धि दर क्या होगी और वो अपने निवेशकों को कितना लाभांश यानी डिविडेंड दे रही है। तो अगर बाजार में उस शेयर की कीमत इस आंतरिक मूल्य से कम है तो उसे खरीदना समझदारी है। बिल्कुल, गणित तो यही कहता है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान हमेशा इतना तार्किक नहीं होता, और यहीं पर वो दूसरा सिद्धांत, हवा में महल सिद्धांत, प्रवेश करता है। नाम से लग रहा है कि ये कुछ ख्याली पुलाव जैसा है। हाँ, ये सिद्धांत आंतरिक मूल्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। ये पूरी तरह से भीड़ की मानसिकता या कहें क्राउड साइकोलॉजी पर आधारित है। तो इसका मतलब है कि लोग कोई चीज इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अंदर से मूल्यवान है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी लोग भविष्य में उसे और ज्यादा महत्व देंगे। सटीक शब्दों में यही हवा में महल बनाना है। लोग बस इस बात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने इसे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तरह बताया था। एक ऐसा कॉन्टेस्ट जहां जीतने के लिए सबसे सुंदर चेहरे को नहीं चुनना होता। तो फिर किसे चुनना होता है? बल्कि उस चेहरे को चुनना होता है जिसे बहुसंख्यक लोग, यानी ज्यादातर लोग, सबसे सुंदर मानेंगे। अरे बाप रे! और यही वो मानसिकता है जो इतिहास के सबसे बड़े सट्टेबाजी के बुलबुलों को जन्म देती है, जिसे हम स्पेक्युलेटिव बबल्स कहते हैं। बिल्कुल, लोग बस भीड़ चाल में चलते हैं। किताब में 17वीं सदी के ट्यूलिप बल्ब क्रेज का बहुत ही शानदार उदाहरण है। नीदरलैंड में ट्यूलिप के फूलों की कीमत इतनी आसमान छूने लगी थी कि एक साधारण से फूल के बदले लोग अपनी जमीनें और घर तक बेचने को तैयार थे। हाँ, जरा सोचिए, एक फूल का कोई ऐसा आंतरिक मूल्य तो नहीं हो सकता जो एक महल के बराबर हो। वही तो। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इंसान इतिहास से कभी नहीं सीखता। लालच की प्रकृति हमेशा एक जैसी ही रहती है, बस सदियों के साथ संपत्तियों का रूप बदल जाता है। जैसे 18वीं सदी में वो साउथ सी बबल आया था। हाँ, इंग्लैंड का साउथ सी बबल, जहां लोगों ने ऐसी कंपनियों में पैसा लगाया जिनका कोई ठोस बिजनेस मॉडल ही नहीं था। मैंने पढ़ा था कि एक कंपनी तो बाजार में ये कहकर पैसा जुटा रही थी कि ये एक ऐसा व्यापार है जिसे बाद में बताया जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि लोगों ने उसमें भी अंधाधुंध पैसा लगा दिया। ये वाकई पागलपन है। लेकिन कोई सोच सकता है कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, जब इंटरनेट नहीं था, लोगों के पास जानकारी कम थी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने तो 2000 के दशक में इंटरनेट और .com बबल भी देखा है। हाँ, उस समय तो सिस्को और अमेज़न जैसी स्थापित कंपनियों ने भी अपनी वैल्यू का एक
बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया था। और उन कंपनियों का क्या, जिनके नाम के पीछे सिर्फ .com लगा होता था? उनकी कीमत तो करोड़ों में पहुंच जाती थी। बिल्कुल। .com बबल के दौरान किसी कंपनी को मुनाफा कमाने की जरूरत ही नहीं थी, बस उसका एक वेब पेज होना काफी था। फिर 2008 का हाउसिंग क्रैश आया। लोगों को लगा कि घरों की कीमतें कभी नीचे जा ही नहीं सकती। और जो वो बुलबुला फूटा तो हालत ये हो गई कि घरों की कीमत उन पर लिए गए लोन से भी कम हो गई। लोग इतने निराश हो गए कि वे अपने घरों की चाबियां लिफाफे में डालकर बैंकों को वापस मेल करने लगे थे। हाँ, वॉल स्ट्रीट में इसे जिंगल मेल का नाम दिया गया था। और अभी हालिया वर्षों में हमने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी का बबल भी तो देखा। जहां एक डिजिटल कॉइन की कीमत कुछ पैसों से शुरू होकर सीधे $20,000 से भी ऊपर पहुंच गई और फिर बुरी तरह गिरी। इन सभी बुलबुलों के पीछे की कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ग्रेटर फूल थ्योरी या महान मूर्ख सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान किसी संपत्ति को ऊंची कीमत पर सिर्फ इस उम्मीद में खरीदता है कि आगे कोई और मूर्ख इंसान उसे उससे भी ऊंची कीमत पर खरीद लेगा। बिल्कुल यही होता है। हर किसी को लगता है कि वो किसी और मूर्ख को बेचकर निकल जाएगा। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स के खेल की तरह है। बहुत ही सटीक तुलना है। हाँ, मतलब जब तक संगीत बज रहा है, यानी बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं और चारों तरफ उत्साह का माहौल है, हर कोई नाच रहा है और मजे कर रहा है। लेकिन ये संगीत हमेशा के लिए तो नहीं बचता। बिल्कुल नहीं। जैसे ही संगीत रुकता है, कोई ना कोई बिना कुर्सी के रह ही जाता है। और निवेश की दुनिया में बिना कुर्सी के रहने का मतलब है जीवन भर की गाड़ी कमाई का डूब जाना। म्यूजिकल चेयर्स की ये तुलना इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह समझाती है। जब ये संगीत रुकता है तो केवल आम जनता ही नहीं फंसती। तो अगर आम भीड़ इन बुलबुलों में फंस जाती है तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। क्या सवाल? क्या वॉल स्ट्रीट के वो महंगे सूट पहनने वाले पेशेवर फंड मैनेजर्स जो दिन रात कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने बैठते हैं, क्या वो बाजार को मात दे सकते हैं? क्या वो बता सकते हैं कि ये संगीत कब रुकने वाला है? यही तो वो सवाल है जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। लोग उन विशेषज्ञों को करोड़ों रुपए की फीस देते हैं। हाँ, अगर वे भी बाजार की दिशा नहीं बता सकते तो फिर उनके होने का फायदा ही क्या है? डेटा ये साबित करता है कि उनका कोई खास फायदा नहीं है। और यहीं पर कुशल बाजार परिकल्पना यानी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जिसे EMH कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो ये हाइपोथेसिस क्या समझाती है? ये परिकल्पना ये समझाती है कि क्यों कोई भी विशेषज्ञ बाजार को लगातार नहीं हरा सकता। सही और निष्पक्ष कीमत होती है। एकदम सही। यानी अगर किसी कंपनी ने कोई नई और क्रांतिकारी तकनीक खोजी है तो ये खबर जैसे सार्वजनिक होगी, शेयर की कीमत कुछ ही सेकंड्स में ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब तक कोई साधारण निवेशक या कोई फंड मैनेजर उस शेयर को खरीदने का मन बनाता है, तब तक वो अच्छी खबर उस शेयर की कीमत में पहले ही शामिल हो चुकी होती है। बिल्कुल, इसीलिए स्टॉक की कीमतें एक रैंडम वॉक की तरह चलती हैं। ये रैंडम वॉक वाला कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शेयर की पिछली कीमतों को देखकर भविष्य की कीमतों का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, कल कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, ये केवल कल आने वाली किसी नई खबर पर निर्भर करेगा। और चूंकि भविष्य की खबरों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसलिए कीमतों की भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि तकनीकी विश्लेषण या टेक्निकल एनालिसिस का पूरा ढांचा ही काम नहीं करता। लेकिन मैंने देखा है कि लोग टीवी पे और इंटरनेट पर चार्ट्स खोलकर बैठे होते हैं। हाँ, वे पिछली कीमतों के पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न या मूविंग एवरेजेस देखकर ये दावा करते हैं कि वो बता सकते हैं बाजार कहाँ जाएगा। तो क्या ये सब बेकार है? ऐतिहासिक डेटा और शोध तो यही बताते हैं कि तकनीकी विश्लेषण पूरी तरह से विफल रहता है। चार्ट्स देखकर भविष्य बताना काफी हद तक ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के समान ही है। इंसान का दिमाग हर जगह पैटर्न ढूंढने का आदी है, यहाँ तक कि रैंडम चीजों में भी। बिल्कुल, डॉग्स ऑफ द डाउ जैसी रणनीतियां भी हैं जो कुछ समय के लिए जादुई लगती हैं, लेकिन बाजार का एक नियम है। वो नियम क्या है? जब भी कोई ऐसी पैटर्न वाली रणनीति बाजार में लोकप्रिय होती है और लोग उसे पैसा कमाने लगते हैं, तो सब उसे अपनाने लगते हैं। और जैसे ही सब उसे अपनाते हैं, वो रणनीति अपना सारा फायदा खो देती है। सही कहा। लेकिन जो सक्रिय प्रबंधन यानी एक्टिव मैनेजमेंट करने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी सच्चाई तो और भी डराने वाली है। हाँ, ये फंड मैनेजर न सिर्फ भारी भरकम फीस लेते हैं, बल्कि लगातार शेयरों को खरीदते और बेचते भी रहते हैं। किताब में 1970 से 2017 तक के म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। मुझे याद आ रहा है,
1970 में 358 इक्विटी फंड मौजूद थे। हाँ, 358 फंड। और जब 2017 में उनका प्रदर्शन देखा गया तो पता चला कि उनमें से करीब 280 फंड तो हमेशा के लिए बंद ही हो गए थे। इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे सर्वाइवरशिप बायस यानी बचे रहने का पूर्वाग्रह कहते हैं। ये कैसे काम करता है? जब भी कोई फंड लगातार खराब प्रदर्शन करता है तो म्यूचुअल फंड कंपनियां उस फंड का ढिंढोरा नहीं पीटती। वो चुपचाप उस खराब फंड को बंद कर देती हैं। या फिर उसे किसी अच्छे प्रदर्शन करने वाले फंड में मिला देती हैं। बिल्कुल। इससे उनका ओवरऑल रिकॉर्ड बहुत अच्छा और चमकीला दिखता है, क्योंकि जो इतिहास में विफल हुए उनके डेटा को मिटा दिया जाता है। और जो बाकी बची 78 फंड्स थे, अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो उनमें से केवल मुट्ठी भर फंड ही ऐसे थे जो बाजार के सामान्य इंडेक्स को 2% से अधिक मात दे पाए। यानी बाजार को पछाड़ना भूसे के ढेर में सुई खोजने से भी मुश्किल काम है। इसके ऊपर से फंड मैनेजर्स की जो फीस है और बार-बार शेयर खरीदने बेचने की ट्रेडिंग लागत, वो निवेशकों के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा खा जाती है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, अगर हम मान ले कि बाजार में सही शेयर खोजना इतना मुश्किल है, तो इस बात का क्या जवाब है कि कुछ फंड मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो लगातार 5 या 10 सालों तक बाजार को हराते हैं। ये बहुत ही आम सवाल है। वित्तीय पत्रिकाओं के कवर पर उनकी तस्वीरें छपती हैं, तो क्या हम उनकी विशेषज्ञता और उनके कौशल को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं? क्या वे वाकई इतने होशियार नहीं हैं? ये शंका होना बहुत ही स्वाभाविक है। जब कोई लगातार 10 साल तक जीत रहा हो तो वो जीनियस ही लगेगा। तो इसके पीछे का सच क्या है? इस घटना के पीछे के विज्ञान रुख समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार सांख्यिकीय प्रयोग यानी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट की कल्पना करनी होगी। अच्छा, कैसा प्रयोग? मान लीजिए एक कमरे में 1000 लोग एक साथ सिक्का उछालते हैं, कॉइन फ्लिपिंग करते हैं। नियम यह है कि जिनके सिक्के पर हेड आएगा वो जीतेंगे और अगले राउंड में जाएंगे। टेल वाले हारकर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार में संभावनाओं के आधार पर करीब 500 लोग जीतेंगे। सही। दूसरी बार सिक्के उछाले जाएंगे तो 250 लोग जीतेंगे। तीसरी बार में 125 लोग। समझ रही हूँ। अगर ये खेल इसी तरह लगातार 7 बार चले तो विशुद्ध किस्मत के बल पर करीब 8 लोग ऐसे होंगे जो लगातार 7 बार हेड वाएंगे। अरे वाह! अब जरा सोचिए, उन 8 लोगों को लगेगा कि उनमें सिक्का उछालने की कोई अद्भुत कला आ गई है। बिल्कुल। वे इस पर किताबें लिख सकते हैं कि सिक्के को हवा में कितने कोण पर उछालना चाहिए। ये तो बहुत ही मजेदार है। और बाजार में सक्रिय फंड मैनेजर्स के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है ना? एकदम ऐसा ही होता है। कुछ फंड मैनेजर्स का लगातार 5 या 10 साल तक जीतना अक्सर उनकी कोई विशेष कुशलता नहीं होती, बल्कि ये एक सांख्यिकीय संयोग या स्टैटिस्टिकल लक होता है। यही कारण है कि कल के स्टार फंड मैनेजर अक्सर आज के सबसे खराब परफॉर्मर बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विशेषज्ञ बाजार की दिशा नहीं बता सकते, चार्ट्स काम नहीं करते और सक्रिय फंड मैनेजर किस्मत के भरोसे चल रहे हैं। तो फिर कोई आम इंसान निवेश करके संपत्ति कैसे बनाए? इस सवाल का जवाब शायद सही शेयर चुनने में नहीं है। तो फिर किसमें है? समय को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने में है। और यहीं पर समय का जादू यानी कंपाउंडिंग की बात आती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये कैसे काम करता है, इसे 72 के नियम या रूल ऑफ 72 से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये नियम क्या बताता है? ये नियम बताता है कि निवेश किया गया पैसा कितने सालों में 2 गुना हो जाएगा। बस संख्या 72 को अपने निवेश की सालाना ब्याज दर से भाग दे दीजिए। तो मान लीजिए किसी निवेश पर 10% का सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 10 से भाग देने पर उत्तर आएगा 7.2। बिल्कुल, यानी लगभग 7.2 वर्षों में वो पैसा दुगना हो जाएगा। ये गणित तो बहुत ही सरल है। और इस कंपाउंडिंग की असली ताकत लंबी अवधि में ही अपना चमत्कार दिखाती है। हाँ, अगर ऐतिहासिक डेटा पर नजर डालें तो किताब में एक बहुत ही अद्भुत आंकड़ा है। वो 1802 वाला आंकड़ा। हाँ, अगर किसी ने 1802 में अमेरिकी स्टॉक्स में सिर्फ $1 का निवेश किया होता और सारे लाभांश यानी डिविडेंड्स को दोबारा निवेश करता रहता, तो 2017 के अंत तक वो $1 बढ़कर लगभग $28 मिलियन बन गया होता। हाँ, जरा सोचिए, ये कोई जादू नहीं है, बस समय के साथ पैसे के ऊपर पैसा बनने का नतीजा है। लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को अपनाना पड़ता है। वो है जीवन चक्र निवेश या लाइफ साइकिल गाइड टू इन्वेस्टिंग। हाँ, क्योंकि इंसान की जोखिम सहने की क्षमता हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। ये इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान की उम्र क्या है और निवेश का लक्ष्य कितने वर्षों दूर है। इस बात को साबित करने के लिए किताब में 1950 से 2017 तक के बाजार का जो डेटा दिया गया है,
वो सच में आंखें खोलने वाला है। वो डेटा क्या कहता है? अगर किसी ने सिर्फ 1 साल के लिए स्टॉक्स में पैसा लगाया तो उसका रिटर्न +52.6% से लेकर -37% तक कुछ भी हो सकता था। इतने छोटे समय के लिए बाजार में उतरना तो पूरी तरह से कसीनो में जुआ खेलने के समान है। बिल्कुल, लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने अपने शेयर 25 वर्षों तक बिना छुए रखे तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। 25 वर्षों की अवधि में सबसे खराब औसत रिटर्न भी सकारात्मक रहा। हाँ, अस्थिरता या वॉलेटिलिटी बेहद कम हो गई और औसत सालाना रिटर्न करीब 10% के आसपास आ गया। यही समय की ताकत है। छोटी अवधि में बाजार एक सट्टेबाज की तरह व्यवहार करता है, लेकिन लंबी अवधि में ये अर्थव्यवस्था की असली वृद्धि को दर्शाता है। अगर मैं इसे एक पेड़ लगाने के उदाहरण से जोड़ूं तो ये बिल्कुल एक बीज बोने जैसा है। वो कैसे? मतलब कोई भी इंसान हर दिन मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि जड़ें कितनी गहरी हुई हैं। वो उसे दशकों तक छोड़ देता है और समय उसे एक विशाल पेड़ बना देता है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। रोज ट्रेडिंग करना उस बीज को बार बार उखाड़ने जैसा है। वो कभी बड़ा पेड़ बन ही नहीं पाएगा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो निवेश का असली मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। तो फिर और क्या है? मानसिक शांति सुनिश्चित करना है। वॉल स्ट्रीट के मशहूर बैंकर जेपी मॉर्गन का एक बहुत ही प्रासंगिक कथन है। कौन सा कथन? उन्होंने कहा था, उतना ही बेचो जब तक कि रात को चैन की नींद ना आ जाए। इसे वित्तीय भाषा में सोने की क्षमता या स्लीपिंग पॉइंट कहा जाता है। ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। हर इंसान को निवेश करते समय खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या बाजार के 20% गिरने पर उसे नींद आएगी। अगर बाजार के गिरने पर रातों की नींद उड़ जाती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पोर्टफोलियो में जोखिम बहुत ज्यादा ले लिया गया है। बिल्कुल। इसलिए जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और रिटायरमेंट करीब आता है, पोर्टफोलियो को स्टॉक्स से हटाकर सुरक्षित निवेशों जैसे कि बॉन्ड्स की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है, अब तक की चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, विशेषज्ञों के भ्रमजाल में नहीं फंसना है और अपने सोने की क्षमता का ध्यान रखना है। बिल्कुल। लेकिन अगला तार्किक कदम ये जानना है कि वास्तव में बाजार में क्या खरीदा जाए और कैसे निवेश किया जाए। इतनी सारी कंपनियों में से सही कंपनी कैसे चुनी जाए? किताब में इसके लिए एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट समाधान दिया गया है, जिसे नो ब्रेनर स्टेप कहा गया है। और वो नो ब्रेनर स्टेप क्या है? ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स खरीदना, जैसे S&P 500, रसल 3000 या वैनगार्ड 500। इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। हमने पहले ही चर्चा की है कि बाजार में सही और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले शेयर को खोजना लगभग असंभव है। हाँ, जॉन बोगल, जिन्होंने इंडेक्स फंड्स को लोकप्रिय बनाया था, उनका एक मशहूर कथन भी है। हाँ, घास के ढेर वाला। हाँ, उन्होंने कहा था कि सुई को घास के ढेर में खोजने की कोशिश मत करो, बल्कि पूरा घास का ढेर यानी हेस्टैक ही खरीद लो। ये बहुत ही सटीक है। इंडेक्स फंड किसी एक कंपनी का चुनाव नहीं करते, बल्कि वे पूरे के पूरे बाजार या उसकी सबसे बड़ी कंपनियों को एक साथ खरीद लेते हैं। और इसके फायदे इतने अचूक हैं कि कोई भी सक्रिय फंड मैनेजर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे पहला और बड़ा फायदा है फीस। हाँ, सक्रिय म्यूचुअल फंड्स जहां निवेशकों से 1 या 2% तक की फीस हर साल वसूलते हैं, वहीं इन पैसिव इंडेक्स फंड्स की फीस 0.05% जितनी कम होती है। सुनने में ये एक छोटा सा प्रतिशत लग सकता है, लेकिन 20 या 30 सालों के कंपाउंडिंग के सफर में ये फीस लाखों का अंतर पैदा कर देती है। दूसरा बड़ा फायदा है टैक्स की बचत। वो कैसे? चूंकि इंडेक्स फंड्स का काम सिर्फ एक इंडेक्स की नकल करना होता है, वे बार बार शेयरों को खरीदते और बेचते नहीं हैं। इस वजह से उनका टर्नओवर बहुत कम होता है। और बार बार ट्रेडिंग न होने के कारण निवेशकों को भारी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। बिल्कुल। और तीसरा फायदा तो हम देख ही चुके हैं। हाँ, अगर कोई इंडेक्स फंड खरीदकर शांति से बैठ जाए तो लंबे समय में वो उन तमाम महंगे विशेषज्ञों को पछाड़ने की लगभग 100% गारंटी प्राप्त कर लेता है। तो अब ये पता चल गया है कि क्या खरीदना है, लेकिन निवेश कैसे करना है। मतलब कोई एक मुश्त पैसा लगा दे या धीरे धीरे लगाए? इसके लिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी DCA की रणनीति की बात आती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक निश्चित राशि को नियमित अंतराल पर, जैसे हर महीने, बिना रुके निवेश करते रहना। हाँ, बाजार चाहे ऐतिहासिक ऊंचाई पर हो या गर्त में गिरा हो, निवेश नहीं रुकना चाहिए। किताब में 1978 का एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक उदाहरण है। हाँ, वो वैनगार्ड 500 वाला। बिल्कुल।
मान लीजिए 1 जनवरी 1978 को किसी ने वैनगार्ड 500 इंडेक्स में सिर्फ $500 से शुरुआत की होती और उसके बाद हर महीने सिर्फ $100 का निवेश करना जारी रखा होता। 2017 तक उस व्यक्ति की जेब से जो कुल रकम निवेश की गई वो $49,000 से भी कम होती। लेकिन 2017 में उस पोर्टफोलियो का कुल मूल्य $7,60,000 से अधिक हो गया होता। ये सच में डीसीए और इंडेक्स फंड्स का मिला जुला जादू है। बिल्कुल है। लेकिन देखिए, इंसान की भावनाएं अक्सर गणित पर भारी पड़ जाती हैं। सोचिए अगर किसी ने ये रणनीति शुरू की और अगले ही महीने कोई बड़ी आर्थिक मंदी आ गई। हाँ, ऐसा तो हो ही सकता है। न्यूज़ चैनल्स पर बाजार के क्रैश होने की खबरें चलने लगीं, पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखने लगा। तो क्या ऐसे खौफनाक माहौल में कोई भी इंसान डरकर अपना पैसा बाजार से बाहर नहीं निकाल लेगा? ये बहुत ही स्वाभाविक है। मानव स्वभाव तो हमें खतरे से भागने ही सिखाता है। तो फिर इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, और सच कहें तो यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग बाजार में हार जाते हैं। अच्छा, मानव स्वभाव गिरते बाजार में घबराहट पैदा करता है, लेकिन डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के पीछे का जो गणित है वो गिरते बाजार में ही सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर महीने एक निश्चित रकम निवेश की जा रही है। जब बाजार गिरता है और शेयर सस्ते हो जाते हैं तो उसी निर्धारित रकम में इंडेक्स फंड की अधिक यूनिट्स खरीदी जाती हैं। तो मान लीजिए $100 में पहले 10 यूनिट्स आ रही थीं, बाजार गिरने पे 20 यूनिट्स आ सकती हैं। बिल्कुल, इससे पूरे पोर्टफोलियो की औसत लागत कम हो जाती है। और जैसे ही बाजार मंदी से बाहर आकर वापस उभरना शुरू करता है तो सस्ते में खरीदी गई ये अतिरिक्त यूनिट्स ही शानदार मुनाफा देती हैं। इसे मशहूर निवेशक वॉरेन बफे के एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझा जा सकता है। अरे, मुझे याद आ रहा है वॉरेन बफे का वो हैमबर्गर वाला उदाहरण। हाँ, वही। बफे का कहना है कि मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है जिसे जीवन भर हैमबर्गर खाना है, और वो कोई व्यक्ति अगले 10, 20 या 30 सालों तक शेयर खरीदने वाला है, तो उसे बाजार के गिरने पर घबराना क्यों चाहिए? उसे तो बाजार के गिरने पर खुश होना चाहिए, क्योंकि उसे दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियों की शेयर डिस्काउंट पर या कहें सेल में मिल रहे हैं। एकदम सही। बाजार का गिरना एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए बुरी खबर नहीं, बल्कि सबसे अच्छी खबर होती है। ये नजरिया तो निवेश को देखने की पूरी सोच को ही बदल देता है। चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा के निष्कर्षों को एक साथ समेटते हैं। हाँ, ये जरूरी है। निवेश की इस दुनिया में सफल होने के नियम बहुत ही सीधे और स्पष्ट हैं, लेकिन उन्हें आचरण में लाना अनुशासन की मांग करता है। पहला नियम, सट्टेबाजी के बुलबुलों, बिटकॉइन जैसी रातों रात अमीर बनने की योजनाओं और ग्रेटर फूल थ्योरी वाले फंदों से मीलों दूर रहना चाहिए। दूसरा नियम, तथाकथित विशेषज्ञों, चार्ट पढ़ने वाले ज्योतिषियों और महंगे सक्रिय फंड मैनेजर्स को पूरी तरह से नजरअंदाज करना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा नियम, अपनी उम्र और रात को चैन से सोने की क्षमता के अनुसार अपना जोखिम तय करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम नियम, कंपाउंडिंग के समय चक्र पर भरोसा करना। हाँ, और बहुत ही कम लागत वाले ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड्स में लगातार बिना घबराए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए निवेश करते रहना चाहिए, बिना किसी तनाव के और बिना हर रोज स्क्रीन्स पर नजरें गड़ाए। संपत्ति बनाने का यही सबसे सुरक्षित और टाइम टेस्टेड रास्ता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? ये एक ऐसा विरोधाभास या कहें पैराडॉक्स है जो दिमाग में जरूर खलबली मचाएगा। किताब में इस विरोधाभास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश किया गया है। अच्छा, बताइए। सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन नाम की एक बहुत मशहूर वॉल स्ट्रीट रिसर्च फर्म ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने पैसिव इन्वेस्टिंग यानी इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाने को मार्क्सवाद से भी बदतर कह दिया था। अरे बाप रे, मार्क्सवाद से भी बदतर? ये तो बहुत ही तीखी टिप्पणी थी। उनका तर्क ये था कि अगर दुनिया का हर एक इंसान सिर्फ इंडेक्स फंड खरीदेगा और कंपनियों की बैलेंस शीट और उनके भविष्य का विश्लेषण करना ही बंद कर देगा, तो बाजार को कैसे पता चलेगा कि किसी कंपनी की सही कीमत क्या है? ये तो सोचने वाली बात है। अगर कोई रिसर्च ही नहीं करेगा तो बाजार एक कुशल बाजार कैसे बनेगा? चर्चा में खारिज किया। बिल्कुल। ये सक्रिय निवेशक ही वो लोग हैं जो दिन रात नई जानकारी पर रिसर्च करते हैं, अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, हर छोटी खबर पर ट्रेडिंग करते हैं और इस तरह बाजार में कंपनियों की सही कीमतें तय करते हैं। एकदम सही। यानी ये कितनी बड़ी विडंबना है। उन महंगे और अक्सर बाजार से हारने वाले विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत, उनका लालच और उनकी लगातार ट्रेडिंग ही आखिरकार बाजार को कुशल बनाती है। और उसी कुशलता के कारण रैंडम वॉक की थ्योरी काम करती है। और उसी के कारण आम इंडेक्स निवेशकों के लिए ये नो ब्रेनर रणनीति इतनी सफल हो पाती है। बिल्कुल।
इंडेक्सिंग की सफलता दरअसल सक्रिय प्रबंधन की विफलता और उनके द्वारा किए गए श्रम पर ही टिकी हुई है। तो मतलब हमें वॉल स्ट्रीट के उन सूट पहनने वाले पेशेवरों का धन्यवाद करना चाहिए कि वे बाजार को इतना कुशल बना देते हैं कि आम निवेशकों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, ये वाकई सोचने का विषय है कि वॉल स्ट्रीट का पूरा इकोसिस्टम कितनी अजीब विडंबनाओं से भरा है। जिन विशेषज्ञों की रणनीतियों और महंगी फीस को बेकार समझा जाता है, उन्हीं के पसीने की बदौलत सबसे शांत और पैसिव रणनीति सफल हो रही है। यही वो विरोधाभास है जो शेयर बाजार की इस भूल भुलैया को इतना रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में इस शानदार विमर्श के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा ने निवेश के जटिल पर्दों को हटाकर एक साफ और स्पष्ट तस्वीर पेश की होगी। नमस्कार।